हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्मा का सिद्धांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज थ्योरी को कंप्लीट कर लें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कीमत रेखा क्या है, कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं, कीमत रेखा के बारे में लिखें। ठीक है, यानी व्हाट इज प्राइस लाइन। प्राइस लाइन के बारे में पूरा तरह से थ्योरी में बताया गया है। यानी ये जो होता है प्राइस लाइन, कीमत रेखा, बाजार कीमत और फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु इकाई के स्तर के बीच का संबंध होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो उत्पाद कीमत तल में विभिन्न उत्पाद मात्राओं के लिए खींची गई रेखा, खींची गई लाइन को क्या कहेंगे, कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म की कीमत रेखा और मांग वक्र समान रेखाएं होती है। कहने का मतलब ये हुआ, यानी परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है ये मैं थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं। इसमें जो होता है फर्म का जो कीमत रेखा होता है और मांग वक्र दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर यानी समान होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक कीमत स्वीकारक फर्म, यानी कीमत स्वीकारक का मतलब ये होता है कि किसी भी फर्म को, किसी भी फैक्ट्री को ये कीमत स्वीकार करना पड़ता है, ये प्राइस, ये मूल्य स्वीकार करना पड़ता है कि जो वस्तु बाजार में जिस कीमत पर बिक रहा है वो कीमत को एक तरह से स्वीकार करना पड़ता है। अगर कोई फर्म अपने वस्तु को उत्पादित करके बाजार में अगर चाहेगा कि हम बाजार में ज्यादा दाम करके, ज्यादा दाम बढ़ा करके बेचेंगे, या फिर बाजार में जो एक तरह से वो वस्तु बेची जा रही है जिस कीमत पर, उस कीमत से ज्यादा हम एक तरह से कीमत पब्लिक से वसूल करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको फर्म को ये चीज स्वीकार करना पड़ता है, ये चीज मानना पड़ता है कि नहीं, जो कीमत पर सामान बिक रहा है तो उसी कीमत पर हमको भी बेचना होगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्म जो होता है वो क्या होता है, कीमत स्वीकारक होता है, यानी प्राइस एक्सेप्टर होता है। ठीक है, एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्रांति, यानी कुल संप्रांति आप लोग पढ़े हैं, टोटल रेवेन्यू, जिसको टीआर कहते हैं। कुल संप्रांति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा क्यों होती है, यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरती है। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन आपका समझ लिए। और जो होता है इसका शून्य जो होता है, इसका आंसर आप लोग को लिखना है कि शून्य उत्पादन स्तर पर, यानी शून्य उत्पादन स्तर का मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन या फिर फर्म जो है किसी चीज का उत्पादन नहीं करती है, कोई चीज बनाता नहीं है, किसी चीज का उत्पादन ही नहीं होता है, यानी प्रोडक्शन होता ही नहीं है, यानी जीरो लेवल पर एक तरह से किसी चीज का निर्माण नहीं होता है। शून्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम शून्य होता है। कुल आगम किसको कहते हैं, कुल आगम वो चीज होता है एक तरह से जो भी फैक्ट्री, जो भी फर्म जो होते हैं अपने सामान को बेच करके बाजार से जितने भी टोटल एक तरह से पैसा अर्जित करते हैं, मुद्रा अर्जित करते हैं, उसको कहते हैं कुल आगम। और एक तरह से फर्म का जो लाभ निकाला जाता है, कुल आगम में कुल लागत को घटा करके निकाला जाता है, यानी कुल आगम में दोनों चीज शामिल है। कुल लागत यानी कुल जो एक तरह से वस्तु को बनाने में जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो चीज भी शामिल है, और एक तरह से फर्म का लाभ भी इसमें शामिल होता है, उसको कहते हैं कुल आगम। ठीक है, तो शून्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, उत्पादन होगा ही नहीं, सामान बेचा ही नहीं जाएगा फर्म का तरफ से, तो उसको कितना कौन रुपया देगा, फालतू में कोई एक तरह से बाजार का तरफ से तो उसको रुपया नहीं आएगा, तो इसमें क्या होता है कि जीरो होता है। ठीक है, कुल आगम मूल बिंदु से आरंभ होती है, यानी कुल आगम जो है वो कहां से आरंभ होती है, कहां से स्टार्ट होती है, मूल बिंदु से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे उत्पाद में वृद्धि होती है कुल आगम में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर फैक्ट्री खोला गया, फर्म अगर एक तरह से ओपन हो गया, अगर एक तरह से प्रोडक्शन होने लगा, तरह तरह के सामान बनने लगे, तो वो सामान को बाजार में बेचेंगे, सामान को बाजार में बेचेंगे तो उसको क्या प्राप्त होगा, आगम, यानी कुल आगम प्राप्त होगा। तो एक तरह से वह सामान उत्पादन को बढ़ाएगा यानी वृद्धि करेगा, तो इस एक तरह से उसका कुल आगम में क्या होगा, वृद्धि होगा। वही बात कर रहा कि जैसे जैसे उत्पाद में वृद्धि होती है तो कुल आगम में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। अतः आगम वक्र मूल बिंदु से धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये लाइन आप लोगों को याद रखना है कि आगम जो होता है वक्र, आगम वक्र जो होता है मूल बिंदु से धनात्मक ढाल वाली सीधी वक्र रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, क्योंकि उत्पाद के सभी स्तरों पर वस्तु की कीमत एक समान होती है। ये लाइन को फिर समझना है, ये जो होता है क्योंकि उत्पाद के सभी स्तरों पर वस्तु की कीमत समान स्तर पर होती है, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री कितना भी उत्पाद कर ले, ज्यादा वस्तु का उत्पादन करे या फिर कम वस्तु का उत्पादन करे, यानी उसका उत्पादन का स्तर बढ़े या घटे, ठीक है, उसका उत्पादन क्षमता बढ़े या घटे, तो बाजार में जो वस्तु का कीमत होगा वो हमेशा एक समान रहेगा, उसका कीमत चेंज नहीं होगा। कोई एक फर्म अगर चाहेगा कि हम ज्यादा सामान बना लेंगे, ज्यादा सामान प्रोडक्शन कर लेंगे, या फिर सबसे कम सामान बनाएंगे, सबसे कम प्रोडक्शन करेंगे, तो एक तरह से उसका जो उत्पादन स्तर जो होता है उसके वजह से वस्तु की कीमत पर कोई एक तरह से इफेक्ट नहीं पड़ता है, और वस्तु की कीमत जो है वह बाजार में लेवल पर, बाजार लेवल पर क्या रहता है, समान रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार, आपको आंसर इस प्रकार लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे
आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक कीमत स्वीकारक फॉर्म, यानी कीमत स्वीकारक तो समझ लिए, पहला ही क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया। दूसरा क्वेश्चन में कि कीमत स्वीकारक क्या होता है, फॉर्म ऑफ एक कीमत स्वीकारक है, यानी जो होता है प्राइस एक्सेप्टर होता है। एक कीमत स्वीकारक फॉर्म का बाजार कीमत तथा औसत संप्रांति में क्या संबंध होता है। कीमत स्वीकारक जो होता है, कीमत स्वीकारक और फर्म का एक तरह से बाजार कीमत और औसत संप्रांति में, यानी इसको कहते हैं AR यानी एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो प्रति इकाई उत्पाद के कुल आगम को औसत आगम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, औसत आगम। आगम तो आप समझते हैं, आगम का मतलब क्या होता है कि जो भी वस्तु बाजार में बेचा जाता है फॉर्म के द्वारा और उसको जो मुद्रा मिलती है, उसको जो एक तरह से पैसा मिलता है, वो सारे वस्तु को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और कुल आगम का मतलब ये होता है कि जितना आगम होता है, जितने भी वस्तु बेचते हैं, टोटल के आगम को, योगफल को क्या कहेंगे, कुल आगम कहेंगे। लेकिन यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि एक कीमत स्वीकारक फॉर्म का बाजार कीमत यानी बाजार कीमत तथा औसत संप्रांति में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो प्रति इकाई उत्पाद के कुल आगम को औसत आगम कहते हैं, यानी AR एवरेज रेवेन्यू बराबर TRY टोटल रेवेन्यू। Y जो है, Y एक तरह से यूनिट को, एक तरह से इकाई को दर्शाता है, तो बराबर हो जाएगा P/P, क्योंकि TR जो है वह PY के बराबर होता है। तो अतः औसत आगम प्रति इकाई कीमत के बराबर होता है। ये आप कह सकते हैं कि औसत आगम जो होता है प्रति इकाई कीमत के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन मेरा डन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। आपको रिलेशन पूछा जा रहा है बाजार कीमत और औसत संप्रांति के संबंध में, या एक तरह से उसके बीच में। अब हम आगे बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक कीमत स्वीकारक फॉर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्रांति में क्या संबंध है। बाजार कीमत और सीमांत संप्रांति, जिसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, MR कहते हैं, इसमें क्या रिलेशन होता है बाजार कीमत पर। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय बढ़ाने पर कुल आगम में वृद्धि को क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। एक तरह से जो कहते हैं सीमांत आगम, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और सीमांत आगम बराबर हो जाएगा Y1 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम माइनस Y1 माइनस 1। ठीक है, माइनस Y1 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम। देखिए, यहाँ आपको एक तरह से प्रूफ किया जा रहा है कैसा रिलेशन आप लोग को स्थापित करना है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो MR बराबर हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको कहते हैं सीमांत संप्राप्ति, जिसको कहते हैं। तो TRY1 माइनस TRY1, ये फॉर्मूला को आप लोग सोल्व कर दीजिए। ये चीज आप हम सोल्व कर लेंगे तो MR बराबर निकल जाएगा। MR जो निकलेगा, टोटल जो निकलेगा, एक तरह से P को हमको गुना कर देना। ठीक है, ये अथवा जो है टोटल निकल जाएगा यहाँ तक। ये स्टेप से आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपका मैथमेटिक्स अगर क्लियर है। ठीक है, तो MR बराबर P इंटू Y1 माइनस P इंटू Y1 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आपको एक तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो MR बराबर हो जाता है PY1 माइनस PY1 प्लस P। तो PY1 माइनस PY1 कट जाएगा, PY1 प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा, P बचेगा। तो MR बराबर क्या हो गया, P हो गया, यानी मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत संप्राप्ति क्या हो गया, P हो गया। और P क्या है, बाजार का कीमत है, यानी बाजार की लेवल पर, बाजार के स्तर पर वस्तु का कीमत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कीमत स्वीकारक फर्म का सीमांत आगम प्रति इकाई कीमत यानी प्रति इकाई यूनिट जो होता है कि समान होता है। और Y यह क्या इंडिकेट करता है, Y जो एक तरह से इंडिकेट करता है इकाई यानी यूनिट को इंडिकेट करता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, Y जो है वह किसको इंडिकेट करता है, इकाई यानी एक यूनिट को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये लाइन आप लोग को याद रखना है कि एक तरह से कीमत स्वीकारक फर्म का सीमांत आगम प्रति इकाई कीमत के समान होती है। तो चौथा क्वेश्चन मेरा डन हो गया। अब आगे बढ़ते पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या खासियत होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार जानते हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूरा तरह से बताया गया था। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसमें एक तरह से क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा होती है, एक के घट जाने या बढ़ जाने से एक तरह से बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या विशेषता होती है। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला जो विशेषता है, बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं यानी सेलर और बायर यानी सामान को खरीदने वाला भी ज्यादा होता है और एक तरह से बेचने वाला भी ज्यादा होता है, उसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जो कीमत स्वीकारक होते हैं, देखिए फॉर्म में भी कीमत स्वीकारक होते हैं, और जो एक तरह से क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सेलर जो होता है वो भी क्या होता है, कीमत स्वीकारक होता है। यानी इनको भी स्वीकार करना पड़ता है कि बाजार के लेवल पर जो वस्तु जितने दाम में बेची जा रही है उतना ही कीमत पर हमको खरीदना पड़ेगा या फिर उतना ही कीमत में हमको बेचना पड़ेगा। तो एक तरह से जो होता है बायर और सेलर, क्रेता और विक्रेता, ये भी क्या होते हैं, कीमत स्वीकारक होते हैं। और फॉर्म तो कीमत स्वीकारक
होते ही हैं, ठीक है। तो सभी उत्पादक सामंगी वस्तु का विक्रय करती है। क्या करती है? सभी उत्पादक जो करते हैं सामंगी वस्तु का विक्रय करती है। क्रेता एवं विक्रेताओं को एक निश्चित समय अवधि वस्तु उपलब्धता एवं कीमत के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बायर जो होते हैं, जो भी सामान को खरीदने वाले होते हैं बाजार में, यानी जिसको पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन जो कहते हैं, इसमें जो होता कोई भी बायर है, फिर कोई भी सेलर, कोई भी सामान को खरीदने वाला या फिर कोई भी सामान को बेचने वाले को हर चीज बाजार के बारे में मालूम रहता है कि कौन वस्तु कहाँ बेची जा रही है, कितने दाम में बेची जा रही है, और एक तरह की उसका जो अवधि है, कितने समय में, कितना टाइम के बाद उसको कितना दाम में बेचा जाता है। मतलब बाजार के बारे में जो होता है, बाजार के बारे में जितना भी जानकारी, जितना भी ज्ञान होना चाहिए, वो सब के सब ज्ञान उनको मालूम रहता है, क्रेता और विक्रेता को, ठीक है। तो बाजार में फर्म का प्रवेश एवं बाह्य गमन स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाजार में जो होता है, कोई भी फर्म आए, कोई भी फैक्ट्री आए, तो वह आराम से आकर के अपना एक तरह से सामान बनाएगा, निर्माण करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसको एक तरह से बाजार में बेचेगा, उसको कोई एक तरह से रोक टोक नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। चाहे अगर उसका एक तरह से फर्म नहीं चला, अगर वो उत्पादन करने लगा, एक तरह से वस्तु को बेचने लगा, उसका एक तरह से लॉस हो गया, घाटा हो गया, तो वो बाह्य गमन कर सकता है। मतलब फर्म को एक तरह से फर्म अपना लेकर के जा सकता है, यानी बाजार के बाहर जा सकता है, बाजार को छोड़ करके जा सकता है। यही बात आपको यहाँ लाइन में बताया जा रहा है कि बाजार में जो होता है फर्म का प्रवेश एवं बाह्य गमन, आना और जाना स्वतंत्र होता है। आइए, आपको अगर फायदा है तो आइए और एक तरह से फर्म में बैठाइए, प्रोडक्शन कीजिए, बेचिए सामान को। अगर फायदा हुआ तो रहिए, नहीं तो फिर यहीं से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक तरह से स्वतंत्र फ्रीली कोई भी फर्म आ सकता है और जा सकता है बाजार से, ठीक है। ये एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एक तरह से विशेषता हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं के प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, इसका जो ये तो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाजार की जो विशेषता है, लेकिन इसका तो कुछ इफेक्ट तो पड़ता होगा ना, क्या क्या प्रभाव है, चलिए हम देखते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की विशाल संख्या होने के कारण कोई भी विक्रेता वस्तु की पूर्ति को घटाकर या बढ़ाकर वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी एक तरह से इसमें क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कोई भी एक तरह से मनमानी नहीं कर सकता। इसमें एक तरह से कोई अगर चाहेगा कि हम एक फलना वस्तु का कीमत को बढ़ा देंगे, या फिर एक तरह से ये कीमत का वस्तु को घटा देंगे, या फिर इसका मात्रा को घटा देंगे या बढ़ा देंगे, तो ये चीज संभव नहीं है, ठीक है। यानी क्रेता और विक्रेता की विशाल संख्या होने के कारण, क्योंकि सबको ज्ञान मालूम रहता है, सबको एक तरह से ज्ञान होता है, यानी पूर्ण ज्ञान होता है, सबको एक तरह से पता रहता है कि कौन वस्तु कहाँ कितने दाम पर बेची जाती है। अगर एक वस्तु को अगर कोई दुकानदार कहेगा कि नहीं ये वस्तु इतना दाम में बेची जाती है, तो वहां तो ग्राहक को, कस्टमर को सब चीज मालूम रहता है, क्रेता और विक्रेता को नहीं, यही वस्तु ये बाजार में फलने दुकान में इतना दाम पे बेची जा रही है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, यानी क्रेता और विक्रेता की विशाल संख्या होने के कारण कोई भी विक्रेता वस्तु की पूर्ति घटाकर या बढ़ाकर एक तरह से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी उसमें कोई अपना तरफ से इफेक्ट नहीं डाल सकता है। तो इसी प्रकार एक क्रेता वस्तु की मांग को घटाकर या बढ़ाकर वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि बाजार आपूर्ति में एक फर्म की आपूर्ति नगण्य होती है। यानी एक फर्म की आपूर्ति का कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है, तो बहुत बड़ा बाजार है, तो एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, जो वो जितने भी सामान का निर्माण करता है, तो इस तरह से वो जो आपूर्ति करता है बाजार में, एक तरह से डिमांड को पूर्ति करता है, तो उसी को कहते हैं आपूर्ति, ठीक है। तो ये नगण्य होती है, यानी नहीं के बराबर। अगर एक फर्म अगर एक तरह से चले ही जाएगा तो बाजार पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी उसका जो आपूर्ति होता है क्या होती है, नगण्य होती है। और बाजार मांग की तुलना में एक व्यक्ति की मांग नगण्य होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति अगर बाजार में कोई भी चीज खरीद रहा है, कोई भी फर्म के पास कोई भी चीज खरीद रहा है, तो बहुत सारा व्यक्ति है। यहाँ क्या विशाल मतलब संख्या में क्रेता और विक्रेता एक तरह से मौजूद है, उपस्थित है बाजार में। तो एक तरह से जो होता है कि विक्रेताओं यानी बाजार में मांग की तुलना में एक व्यक्ति की मांग नगण्य होती है, यानी नहीं के बराबर, जीरो के बराबर होती है। वो अगर मांग करेगा बाजार में कोई भी वस्तु का, तो अगर करेगा या नहीं करेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विशाल संख्या में पहले से ही क्रेता और विक्रेता बाजार में उपस्थित है। क्रेता यानी क्रेताओं की विशाल संख्या समांगी वस्तु एवं बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी के कारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत एक समान होती है। पहले जैसे कि बताया, अगर कोई एक दुकानदार अगर एक तरह से मनमानी चाहेगा, कोई अगर फॉर्म करेगा, मनमानी करना चाहेगा कि नहीं ये वस्तु की कीमत को हम बढ़ाएंगे, तो वो एक तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि सारे क्रेता और विक्रेता को पूर्ण बाजार का ज्ञान मालूम होता है कि यह फॉर्म, तो यहाँ आप ये फॉर्म में ये चीज इतना दाम पे दिया जा रहा है, तो वहां जो फॉर्म है वहां ये चीज इतने कम दाम में दिया जा रहा है, तो ठीक है,
तो इसमें वो कोई मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी के कारण क्योंकि उसमें विशाल संख्या में क्रेता और विक्रेता मौजूद रहते हैं और सबको सब चीज मालूम रहता है और व्यक्तिगत मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता के क्या क्या प्रभाव होते हैं और उसका विशेषता क्या क्या है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के पूछे जाएंगे तो 5 नंबर वेट भी है, तो आपको 5 नंबर के जब भी पूछे जाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों में आंसर भी देना है और ऐसा आंसर देना है तो इसी के अंदर ही रह के देना है। यह नहीं कि किसी चीज के बारे में अगर पूछा जा रहा है, अगर आपको पानी की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है तो आप वहां लोहा की विशेषता के बारे में नहीं लिखना, आपको लिखना है उसी के अंडर में रह के लिखना है, यानी पानी के बारे में ही लिखना है। कहने का मतलब यह हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी के अंडर रह के लिखना है, चाहे वो आपका शब्द में या फिर एक तरह से वाक्य में इतना दम हो या नहीं हो, लेकिन इसी के अंडर में आपको रह के लिखना है। कहीं ऐसा होता है, कभी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो लिखते लिखते टॉपिक से बाहर चल जाते हैं और टॉपिक से बाहर चल जाते हैं तो वहाँ जो टॉपिक चेक करने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि इनका लिखते लिखते मन भी भाग गया है, तो वहाँ आपका नंबर एक तरह से कट जाएगा, छट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि दूसरा जो एक तरह से प्रॉपर्टी है, दूसरा जो एक तरह से इफेक्ट है वो है फॉर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बाह्य गमन। यह दर्शाता है कि एक फॉर्म केवल लाभकारी उत्पाद स्तर तक ही उत्पादन कर सकती है, ठीक है। यानी एक फॉर्म जो है एक तरह से जो होता है उत्पाद तक ही उत्पादन कर सकती है, यानी लाभकारी उत्पाद स्तर तक ही उत्पादन करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फॉर्म है अगर वो उस तरह से फायदा नहीं होगा, अगर उसको लाभ नहीं होगा तो वो कोई भी चीज का उत्पादन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा न होने पर फॉर्म जो है बाजार से बाहर चली जाएगी अगर उसको लाभकारी नहीं मिलेगा, अगर कोई फायदा नहीं मिलेगा तो फॉर्म रख के करेगा ही क्या, उसको घाटा सहना पड़ेगा। तो इस हालत में वो क्या होगा कि फॉर्म बाजार से क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। और यदि वर्तमान असामान्य लाभ अर्जित करती है तो नई फॉर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। यदि वर्तमान असामान्य लाभ यानी असामान्य लाभ अर्जित करती है तो नई फॉर्म जो है नया फॉर्म बाजार में एंट्री मार सकता है, प्रवेश कर सकती है, ठीक है। ये मेरा पहला 5वां क्वेश्चन डन हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सुपर क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक फॉर्म की संप्राप्ति यानी जो एक तरह से रेवेन्यू जिसको कहते हैं बाजार कीमत तथा उसके बीच उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या है, ठीक है। आपको रिलेशन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्म का जो होता है यानी फॉर्म की संप्राप्ति जिसको कहते हैं यानी रेवेन्यू जो कहते हैं एक तरह से फॉर्मा का जो लाभ होता है और इसके द्वारा बेची गई कि फॉर्मा का जो एक तरह से बाजार में जो कीमत होता है और इसके द्वारा उत्पादित या फिर बेची गई जो मात्रा होती है उसके बीच में क्या क्या संबंध होता है वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मा का जो लाभ होता है कुल संपत्ति यानी टीआर में कुल लागत यानी टीसी को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं, फॉर्मा का लाभ कहते हैं और इसी को पाई से सूचित किया जाता है। याद कीजिए अगर आप थ्योरी कंप्लीट की है, ठीक है, थ्योरी को अगर आप कंप्लीट की है तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में यही चीज आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला मैंने बताया था टी पाई बराबर यानी फॉर्म का लाभ बराबर टी आर माइनस टी सी, ठीक है। टी आर माइनस टी सी टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल माइनस टोटल कॉस्ट यानी कुल संप्रांति घटा हो जाएगा कुल लागत, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लाभ ज्यादा होने पर जो होता है सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एम आर बराबर एम सी। तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि उत्पादन मात्रा को विक्रय करके एक फॉर्म आगम प्राप्त करती है। आगम का मतलब तो आप समझते हैं, आगम का मतलब आगम में ही फॉर्म का लाभ भी मतलब जुटा हुआ रहता है और फॉर्म का लागत भी, यानी लागत करने का मतलब ये हुआ कि कच्चा माल में जितना भी खर्च पड़ रहा है तो इसी में दोनों रहता है, यानी लाभ प्लस फॉर्म का लाभ प्लस हो जाएगा, लाभ फॉर्म का लाभ जोड़ हो जाएगा इसके साथ ये जो लागत लगता है कच्चे माल में, ये दोनों चीज इसमें शामिल रहता है, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से फॉर्म का लाभ नहीं कर सकते हैं, ये एक तरह से अलग ही मात्रा होती है, अलग ही क्वांटिटी होती है। तो उत्पादित मात्रा को विक्रय करके एक फॉर्म क्या करता है, आगम प्राप्ति करती है, आगम हासिल करता है। उत्पाद की जो मात्रा होती है, उत्पाद की मात्रा एवं प्रति इकाई कीमत के गुणनफल को क्या कहेंगे, कुल आगम कहेंगे, टोटल एक तरह से रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। तो कुल आगम हो जाएगा उत्पाद की मात्रा प्रति इकाई यानी प्रति इकाई कीमत। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि टोटल जो होगा यानी एक तरह से कुल आगम जो होगा इसका फॉर्म का यानी टोटल जो कहता है जिसको कहते हैं फॉर्म की संप्रांति यानी कुल संप्रांति कहते हैं। तो ये कैसे निकलेगा कि उत्पादन की मात्रा कितना मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया और प्रति इकाई का कीमत कितना है, एक वस्तु का कीमत कितना, उसको आपस में गुना कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा यानी फॉर्म की कुल संप्रांति निकल जाएगा जिसको कुल आगम कहते हैं। जहां टी आर जो है कुल आगम यानी कुल संप्रांति है और वाई जो है वाई क्या है कि उत्पादक की मात्रा यानी उत्पादक की मात्रा जो है एक तरह से कितना वस्तु का उत्पादन किया है और पी जो है प्रति इकाई वस्तु की कीमत है यानी प्राइस है, ठीक है।
तो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये संबंध डायरेक्टली होता है, ये संबंध को आपको याद रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद करता हूं आपको अगर ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो आप पूरा तरह से ये आंसर दे सकते हैं, पूरा तरह से ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यही लिख दीजिएगा, इसी फॉर्मूला को देख देख करके लिख दीजिएगा कि उत्पादन की मात्रा में अगर बढ़ोतरी की जाए तो कुल आगम में बढ़ोतरी होती है, प्रति इकाई कीमत में बढ़ोतरी की जाए तो कुल आगम में बढ़ोतरी होती है, या फिर कुल उत्पादन की मात्रा में घटे एक तरह से ह्रास आए तो कुल आगम में एक तरह से क्या होती है कि ह्रास होती है। इसी में घुमा फिरा करके आप लोग को लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं आपका नंबर जो है 5 नंबर का अगर पूछा जाएगा तो वहां कन्फर्म 3 नंबर तो आना ही है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग को स्टैंडर्ड एक तरह से परिभाषा के तौर पर लिखना है। तो चलिए, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म में कीमत स्वीकारक होता है। कीमत स्वीकारक तो आप जानते हैं, यानी जो होता है प्राइस एक्सेप्टर होता है, वह वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, यानी वो वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। अतः प्रतियोगिता फर्म वस्तु की कीमत को परिवर्तन के द्वारा कुल आगम को प्रभावित नहीं कर सकती है, वह केवल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के माध्यम से ही कुल आगम को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रखना, और ये फॉर्मूला कंफर्म आप लोग को याद रखना है। ये फॉर्मूला किसी भी हाल में नहीं भूलना है। टी आर बराबर वाई इंटू पी। वाई जहां है उत्पादक की मात्रा और पी जो है प्रति इकाई वस्तु की कीमत, या फिर कुल आगम बराबर उत्पादन की मात्रा गुना हो जाएगा प्रति इकाई कीमत। ये चीज आप लोग को किसी भी हाल में नहीं भूलना, ठीक है। तो ये मेरा छठा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको करा कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में परफेक्ट कंपटीशन में लाभ अधिकतमीकरण फॉर्म की सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्त है, क्या क्या एक तरह से शर्त होती है, ठीक है। शर्त चलिए हम लोग आप लोग को बताए थे, जस्ट छठा क्वेश्चन में आप लोग को डील किया था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जो भी फॉर्म होता है, अगर उसको लाभ ज्यादा कमाना है, एक तरह से अधिकतम कमाना है, तो उसको एमआर बराबर एमसी होना चाहिए, यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, यानी एक तरह से सीमांत संप्राप्ति, सीमांत आगत यानी कुल आगत, सीमांत आगत जिसको कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट यानी मार्जिनल एक तरह से सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, तभी पाई का मान ज्यादा होता है, यानी फॉर्म का लाभ जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो पाई बराबर फॉर्मूला आप लोग को बता दिया था कि टी आर माइनस टीसी माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कुल संप्रांति घटा कुल लागत। तो ठीक है, क्या क्या शर्तें होती है चलिए देखते हैं। तो देखिए, निश्चित विक्रय अवधि में कुल आगम जिसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को लिया कुल आगम टी आर, तथा कुल लागत जिसको कहते हैं टीसी कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं, के अंतर को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। पाई बराबर टी आर माइनस टीसी, पाई बराबर टी आर माइनस टीसी, ये बार बार रिपीट कर दिया मैंने, पाई बराबर टी आर माइनस टीसी, यही चीज हो गया। यानी एक तरह से कुल आगम और कुल लागत के अंतर को क्या कहते हैं, बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, फॉर्म का लाभ कहते हैं, ठीक है। तो लाभ बराबर हो जाएगा कुल आगम घटा कुल आगम घटा हो जाएगा कुल लागत, यानी पाई बराबर टी आर माइनस टीसी, ठीक है। पाई बराबर टी आर माइनस टीसी। यदि उत्पादन स्तर धनात्मक है तो उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम लाभ होगी, यानी उत्पादन स्तर का कहने का मतलब यह हुआ कि उत्पादन स्तर अगर पॉजिटिव अगर रिपोर्ट देता है तो उत्पादन जो स्तर होगा वो अधिकतम होगा। और इसमें दो शर्त है। अब देखिए, ये दोनों शर्तों को आपको याद रखना है। देखिए, सीमांत आगम यानी एमआर बराबर एमआर बराबर हो जाएगा सीमांत लागत यानी एमसी, एमआर बराबर एमसी, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तब क्या होगा कि एक तरह से फॉर्म का लाभ अधिकतमीकरण होगा, यानी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दूसरा जो एक तरह से शर्त है वो है सीमांत लागत में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। एक तरह से क्या होगा कि फॉर्म का लाभ अधिकतमीकरण होगा, फॉर्म ज्यादा लाभ कमाएंगे। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 7 क्वेश्चन कवर किए। 7 के 7 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिक क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आप इस चैप्टर का थोड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो प्लीज देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं आकर के। लिंक के इसी वीडियो के लिंक में एक तरह से डिस्क्रिप्शन में वो थ्योरी वाला वीडियो का एक तरह से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो का जो लिंक दे दिया गया है, तो आप जाकर के आराम से वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को विजिट कर लें। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो मैं रखिए अपने ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।